नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है क्योंकि इस एक ही वीडियो के अंदर पूरा भारतीय संविधान कंप्लीट कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा, डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, ये क्विक रिवीजन है। केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी आने वाली जो परीक्षा हो उनमें आपके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन है, पूरा डिटेल में नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को मैंने लिया हुआ है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके लिया हुआ है, मतलब चैप्टर वाइज लिया हुआ है ताकि समझने में आपको आसानी हो। परीक्षा से पहले ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान क्विक रिवीजन। सबसे पहला चैप्टर है संवैधानिक इतिहास। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेसिक तो पता ही है कि कंपनी हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने जो है व्यापार पहले किया, तो लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, तो बंगाल वाले इलाके में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो वहाँ से प्रशासन हम पे करने लग गए। जब वो हम पे शासन करने लग गए और अपने हिसाब से शासन कर रहे थे, तो क्या कहते हैं, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की संसद ने अब उनके प्रशासन को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब उनके प्रशासन को, कंपनी के शासन को नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसके लिए वो अपने पार्लियामेंट में एक्ट बना बना के भेजते थे, उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी थी उसको शासन चलाना होता था। तो कंपनी का शासन रहा 1773 से 1858। लेकिन कंपनी शासन जो करती थी, जो एक्ट बन बन के आते थे ब्रिटेन से, उन्हीं के अनुसार शासन करती थी कंपनी। अर्थात ब्रिटेन की जो संसद थी वो रेगुलेट कर रही थी कंपनी को, कहा हाँ ऐसे ऐसे काम करना है आपको। तो 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया। इससे पहले कंपनी अपनी मनमानी करती थी, अपने हिसाब से शासन करती थी। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ, इसमें अंतर क्या हुआ? इससे पहले कंपनी ने गवर्नर नियुक्त किए हुए थे, लेकिन इस एक्ट के जरिए बंगाल में पहली बार गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। तो बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। और गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, 4 सदस्य वाली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। तो गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग इसकी सहायता के लिए थे। और इस एक्ट के जरिए जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी है ना, वो बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए। हालांकि कुछ मामलों को छोड़कर, कुछ मामलों के लिए मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। मतलब ये भारत वाला इलाका है, यहाँ बंगाल है, यहाँ आप जानते हैं बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी है। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी इसके अधीन हो गई। तो एक तरीके से जैसे आज केंद्र सरकार है, बाकी राज्य सरकार है ना, तो सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा इस अधिनियम के तहत, 1773 अधिनियम के तहत कहा गया था कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय गठित किया जाना चाहिए। तो उसके 1 वर्ष के बाद 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। और यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश एक थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हैं, देखिए, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे पहली मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये बेसिकली 1773 का जो एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये आया था। और इस एक्ट के जरिए ऐसा किया गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे, जो राजनीति से संबंधित कार्य थे और व्यापार से संबंधित कार्य थे, इन दोनों को अलग कर दिया गया। कैसे? व्यापारिक कार्यों को बच्चों COD संभालेंगे, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही थे। ठीक, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक कार्य हैं, उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसमें कुल 6 सदस्य थे।
इसमें कुल 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों में से जो 4 थे वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, जो ब्रिटेन में संसद थी ना, वहाँ के सदस्य थे। और एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री इसमें था और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। इसके अलावा इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 लोग थे वो कम करके 3 कर दिए गए। उनमें से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया, कमांडर इन चीफ एक नियुक्त कर दिया गया। उनमें से एक कहा दिया गया कि ये कमांडर इन चीफ होगा। तो इसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट आपको पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़नी है आपको। अब देखिए 1813 चार्टर्ड एक्ट में ये हुआ कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। पहले कंपनी की मोनोपोली थी कि मतलब भारत में केवल वो कंपनी ही व्यापार कर सकती है और कोई ब्रिटेन से आकर कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। लेकिन ये मोनोपोली समाप्त कर दी गई, लेकिन कुछ चीज़ें बरकरार रखी गई। जैसे चीन के साथ व्यापार करने की जो मोनोपोली है वो बरकरार रही। इसके अलावा चाय के व्यापार में मोनोपोली जो भारत में हो चाहे कहीं भी, इनकी जो चाय के व्यापार के लिए जो मोनोपोली थी ना, अभी बरकरार थी कि मतलब चाय की जो व्यापार है यही करेंगे भारत में और कोई नहीं कंपनी करेगी। ठीक। इसके अलावा इस एक्ट के तहत 1813 के एक्ट के तहत अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। मोनोपोली समाप्त हो गई है तो कोई भी व्यापार कर सकता है। इसके अलावा जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो ब्रिटेन से आकर अब धर्म प्रचार कर सकते थे, ये भी छूट दे दी गई। और ब्रिटिश व्यापारी और जो इंजीनियर थे ब्रिटेन के वो भारत में आ सकते थे और यहाँ पर रह सकते थे। ठीक। लेकिन उनको अनुमति लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेकर वो यहाँ रह सकते थे, यहाँ बस सकते थे। इसके अलावा इस एक्ट के जरिए कंपनी ने अपनी ही आय से पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा जगत के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने की सुविधा की गई। मतलब शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च होगा कंपनी की आय से। इसके अलावा 1833 है चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके माध्यम से ये किया गया कि जो 1813 में मोनोपोली समाप्त की थी, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार के साथ मोनोपोली बनी रही थी ना, वो यहाँ पे वो भी समाप्त की गई। 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत वो भी समाप्त कर दी गई। अब क्या किया गया, अब अंग्रेज बिना अनुमति के, अब किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, भारत में आकर रह सकते हैं, अपनी ज़मीनें खरीद सकते हैं। इसके अलावा बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं अब उनको कहा जाने लग गया भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज़ों ने भारत के बहुत सारे क्षेत्र को अपना अधिकार बना लिया था। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और यही बंगाल के भी अंतिम गवर्नर जनरल हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इन्हीं को कन्वर्ट करके बना दिया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक। और भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अब इनकी सदस्य संख्या अब 4 कर दी गई है, और उसमें चौथा जो होगा वो कानून से विशेषज्ञ होगा, अर्थात विधि विशेषज्ञ होगा। ठीक। और वो पहला जो विधि विशेषज्ञ कौन व्यक्ति था जो जोड़ा गया था, लॉर्ड मैकाले था। और इस एक्ट के तहत भारत के अंदर जो दास प्रथा चली आ रही थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और धीरे धीरे करके 1843 ईस्वी तक दास प्रथा भारत से समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब कंपनी से शासन छीन लिया गया है, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी। इतना बड़ा विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, तो इसी कारण से ब्रिटिश ताज का अब शासन आ गया। अब डायरेक्ट ब्रिटेन के अधीन हम हो गए थे, और जो कंपनी थी उससे शासन छीन लिया गया। ठीक। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का जो शासन है उस समय की महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया।
और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, अब हमारा भारत जो है डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। इस अधिनियम ने डायरेक्टरों की सभा को और नियंत्रण बोर्ड की सभा को समाप्त कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। अब आ गया एक भारत सचिव, लेकिन भारत में नहीं रहता था, ये ब्रिटेन में रहता था। ठीक है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की एक भारत परिषद का, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। ये सभी इंग्लैंड में रहकर कार्य करते थे। और जो भारत राज्य सचिव था ना, वो एक ब्रिटिश संसद में एक जो मंत्री होता था ना, उसी को ये काम सौंपा गया, उसी को ये बनाया गया था। इसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उस समय मार्ले जो था, उस समय जो लॉर्ड मार्ले था, ये इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव था, और जो लॉर्ड मिंटो था, ये भारत का वायसराय था। इन दोनों के नाम से इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसमें इतनी बड़ी मतलब इन्होंने काम कर दिया कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों में एक तरीके से फूट डाल दी। इन्होंने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध कर दिया कि मतलब अब मुस्लिमों के लिए अलग मतलब वोटिंग सिस्टम कर दिया कि मतलब मुस्लिम खड़ा होगा तो केवल मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। इसके अलावा पहली बार कोई इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम के वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल किए गए। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी ना, उसमें पहले कोई इंडियन नहीं था। पहले इंडियन 1909 में शामिल किए गए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। उस समय मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन दोनों के नाम से ये आया। इस अधिनियम के तहत हुआ कि जो इंडिया की महिलाएं थी, उनको पहली बार वोट करने का अधिकार मिला। हालांकि सभी महिलाओं को नहीं मिला, कुछ वर्ग को मिला। जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जमींदार वर्ग थे, उनको ऐसा अधिकार मिला। दोस्तों, ये एक क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। जब डिटेल पार्ट आपको देखना है, पूरी एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, वो पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज़ बना दिया गया है। लगभग 100 वीडियो हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में, इसी एक्ट के तहत। ठीक, और इस एक्ट के तहत राज्यों में डुअल शासन प्रणाली लाई गई, द्वैध शासन प्रणाली लाई गई है। और ये 1935 के एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया राज्यों में, तब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई है। ठीक, और लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली मतलब इसमें जो राज्य के विषय थे ना, उनको 2 भागों में बांट दिए। जो भी राज्य के विषय थे जिन पर कानून बनाया जाता था, उसको 2 भागों में बांट दिए, हस्तांतरित और आरक्षित विषय बांट दिए। तो बस आप याद रखिए, हस्तांतरित और आरक्षित विषय में बांट दिए थे। ठीक है, डिटेल पार्ट जो पढ़ाया गया उसमें डिटेल में बताया गया है। और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो क्विक रिवीजन का नोट्स है, ये प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे चैनल का नाम हमारे लिख कर सर्च कर लेंगे, श्री एजुकेशन। वहाँ पे इसके मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, यही PDF एग्जैक्ट। 1935 का भारत सरकार अधिनियम बच्चों, इस अधिनियम में 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियाँ थी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जब हमने संविधान बनाया ना, हमारी संविधान सभा ने जब संविधान बनाया, हमारे लिए तैयार किया, जो 1950 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, उसमें बहुत सारी बातें 1935 वाले अधिनियम से हमने कॉपी कर ली थी। कुछ को तो डायरेक्ट कॉपी कर लिया था, कुछ में चेंज करके कॉपी किया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ला दिया गया। इसके तहत
जो भी कानून बनाने वाले विषय थे उनको 3 सूचियों में बांट दिया गया। परिसंघ सूची, मतलब जो आज संघ सूची है, जिस पर केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती थी। प्रांतीय सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती थी। समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बनाने का अधिकार है। तो वहाँ पर परिसंघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? वायसराय बनाएगा। प्रांतीय सूची पर जो प्रांतों के उस समय गवर्नर थे वो बनाते थे कानून। समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। जैसे आज की डेट में संघ सूची का विषय बताऊं तो आपको संघ सूची का विषय जैसे संचार, ठीक है, और प्रांतीय सूची का विषय जैसे पुलिस, समवर्ती सूची का विषय जैसे आपका शिक्षा, ये सब ऐसे हैं, ठीक है। तो मतलब परिसंघ सूची में ऐसे विषय थे जिस पर केवल और केवल वायसराय कानून बनाएगा। प्रांतीय सूची में राज्यों के गवर्नर बनाएंगे और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। और 1935 के इस अधिनियम के तहत जो बर्मा है वो भारत से अलग कर दिया गया। आज नाम जानते हैं म्यांमार है, बर्मा का नाम म्यांमार है। इसके अलावा 1935 के इस अधिनियम के तहत भारत में एक मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक। इसके अलावा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, ये जो अधिनियम था इसमें प्रस्तावना नहीं थी। उसके बाद संविधान सभा, हमारी संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। उसमें निश्चित किया गया था कि इसमें 389 सदस्य होंगे। तो पूरी जनसंख्या थी, जो जनसंख्या थी भारत की, उसमें ये निश्चित किया गया था कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य निश्चित किया गया था। तो उस हिसाब से 389 लगभग निश्चित किए गए थे, जिसमें से 292 ये प्रांत थे, जो ब्रिटिश जो प्रांत थे वो थे, और 4 ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और 93 सीटें देसी रियासतों से आनी थी। जैसे आज राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वैसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक। चलिए, उसके बाद सदस्यों का जो चुनाव 10 लाख अनुपात 1 में किया गया। अब इसमें देखिए, जब चुनाव हुआ तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य आए थे। और सांप्रदायिक आधार पर अगर इन सीटों का बंटवारा किया जाए तो 213 जनरल थे, 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। पहली जो बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है, और इसमें कोई भी जो अध्यक्ष तो था नहीं, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वरिष्ठ होते हैं, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन इसके 2 दिन के बाद दोबारा से एक बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो पहली बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके अलावा हैदराबाद जो रियासत थी उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम भी शामिल नहीं होंगे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और बी एन राव को सलाहकार के रूप में चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जो आगे चलकर उद्देशिका बनता है, प्रस्तावना बनता है, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब संविधान जब निर्माण हो रहा था तो ये समितियों का जो है गठन किया गया था, उनके अध्यक्ष भी दिए हैं। तो इन सबको आपको पढ़ने की अभी जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो मैं आपको PDF दूंगा, आप घर पे अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि कम समय है। तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है इनमें से, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर थे, KM मुंशी थे, अल्लादी कृष्णस्वामी स्वामी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्र थे। लेकिन थोड़े समय बाद ये हट गए थे, इनकी जगह पर N माधवराव आ गए थे।
उसके बाद डीपी खेतान थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णामचारी आ जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि 1946 में जो चुनाव हुआ था संविधान सभा को लेकर, उसमें शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चुने गए थे ना, वो बंगाल वाले इलाके से चुने गए थे। लेकिन जब बंटवारा हो जाता है वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, तो इसके लिए इनकी सीट चली जाती है। लेकिन इनको जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इनकी जो सीट है ना, पूना संसदीय क्षेत्र से एक सीट खाली करवाई जाती है। और खाली कौन करते हैं? M.R. जयकर, ये खाली करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। वहाँ से उपचुनाव होता है और उपचुनाव जीतकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। अब जब बंटवारा हो गया तो सीटों की संख्या भी कम हो गई, क्योंकि जनसंख्या कम हो गई। अब जो 389 टोटल सीटें निश्चित की गई थी, अब वो 299 हो गई हैं। और प्रांतों से 296 थी ना, प्रांत और जो चीफ कमीशन क्षेत्र थे 296 थी, अब ये 229 हो गई। अब जो देसी रियासतें कई पाकिस्तान में भी चली गई, तो 93 से ये 70 हो गई थी, ये याद रख लीजिए। हमारा संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं, लेकिन बहस 114 दिन ही हुई है, क्योंकि इतना समय लगा। बीच बीच में कभी कभी बैठक नहीं भी होती थी ना, तो बैठक कितने दिन हुई है? 114 दिन बहस हुई है। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें टोटल 22 भाग थे, आर्टिकल 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी। आज भी नंबर वाइज देखेंगे 1, 2, 3, तो भाग तो हमारे 22 ही हैं, लेकिन बीच बीच में भाग ए के रूप में जोड़े गए हैं। जैसे भाग 4A जोड़ दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। इस तरीके से सब जोड़ के देखेंगे ना, जैसे 9A है आपका नगर पालिकाएँ, इस तरीके से जोड़ के देखेंगे तो टोटल 25 भाग हो गए हैं। और आर्टिकल आज भी नंबर वाइज आर्टिकल 395 ही हैं, मतलब आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 395 ही हैं। लेकिन बीच में जो नए नए आर्टिकल जोड़े जा रहे हैं वो A, B, C इस तरीके से जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 51A जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो इस तरीके से अगर इन सबको काउंट करेंगे तो 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल हो गए हैं। और नंबर वाइज अनुसूचियाँ 8 थीं और आज अनुसूचियाँ बढ़कर 12 हो गई हैं। अब स्रोत देख लेते हैं कि हमारा संविधान से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। हमने आपको बताया भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी बातें हमने ले ली हैं, कुछ वैसे ही कॉपी की है, कुछ को संशोधन करके कॉपी किया है। और ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने वहीं से कॉपी की हुई है। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनके पास केवल एक ही नागरिकता है, वो हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। जबकि अमेरिका वालों के पास 2 नागरिकता है, एक तो केंद्र सरकार की नागरिकता, एक तो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की अलग नागरिकता है, लेकिन हमारे पास एक ही नागरिकता है। आयरलैंड से क्या लिया गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्यसभा में मनोनीत करने वाले जो 12 सदस्य हैं ना, वो भी कंसेप्ट हमने यहीं से कॉपी किया है। और संसदीय पद्धति पर जो राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, ये भी सिस्टम हमने यहीं से कॉपी किया है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में महाराजा या महारानी को वंशानुगत होते हैं। यहाँ अमेरिका से मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए, वो हमने अमेरिका से कॉपी किया है। लेकिन उस प्रस्तावना के अंदर जो भावना लिखी है, हम भारत के लोग भारत को ये करेंगे वो करेंगे ना, तो ये जो भावना है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। अमेरिका से बस यही कॉपी किया है कि देश के लिए, संविधान के लिए एक प्रस्तावना होनी चाहिए, उसमें क्या लिखना है, क्या भावना लिखनी है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ये भी कंसेप्ट हमने अमेरिका से कॉपी किया है। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, कार्यपालिका पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ये भी कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, मतलब जो कानून बना दिया है
संसद ने, सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट जांच सकता है, हाई कोर्ट जांच सकता है कि क्या ये संवैधानिक है या नहीं। ये हमने कंसेप्ट अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति की पोस्ट अमेरिका से कॉपी की गई है। वित्तीय आपातकाल लगाने की जो प्रावधान है वो भी हमने अमेरिका से कॉपी किया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची, इस सूची में वो विषय लिखे होते हैं जिन विषयों पर कानून सरकार, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। बताया था आपको प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद में बैठे हुए जो सदस्य हैं उनके पास कुछ विशेष अधिकार हैं जो आम जनता के पास नहीं है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। कनाडा से केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कि मतलब केंद्र को शक्तियाँ तो हैं लेकिन राज्य को भी कुछ शक्तियाँ दी हुई हैं। और संघीय शासन प्रणाली भी हमने कनाडा से कॉपी किया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। ये संविधान, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से कॉपी किया है। जर्मनी से आपात उपबंध, इमरजेंसी कॉपी किया है। मूल कर्तव्य हमने रूस से कॉपी किया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कॉपी किया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमारे यहाँ जो चलता है ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो जैसा कानून है उसी के अनुसार जो है काम होगा। जैसे आपको फांसी दी जा रही है तो उसके लिए कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार की मर्जी होगी तो आपको फांसी दे दी जाए, नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून ने अगर बनाया है, कानून ने अगर कहा है कि हाँ भैया ये अपराध किया है तो ये फांसी दे दो, तब दी जाएगी। इसके अलावा उद्देशिका प्रस्तावना, ये हमारी प्रस्तावना है। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता शब्द ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तब जोड़े गए थे ये। इसके अलावा ये हमारे संविधान के भाग हैं। संविधान के नंबर वाइज देखेंगे आज भी 22 ही भाग हैं, लेकिन बीच बीच में देखिए जोड़ा गया है। 14A जोड़ दिया गया है, 4A जोड़ दिया गया है, 9A जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो टोटल 25 हो जाते हैं। ठीक, 9A के बाद 9B भी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए लिखा नहीं मैंने 9B। तो आप कहेंगे 26, लेकिन बीच में देखिए ये गायब है ना, भाग 7 गायब है। ठीक है, भाग 7 गायब है। तो क्योंकि भाग 7 में कुछ नहीं है, इसमें जो प्रावधान थे वो समाप्त कर दिए गए 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। तो ये भाग हैं, इनमें से सभी भाग नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं पढ़ाता हूँ। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। उससे पहले 12 अनुसूचियाँ वो समझ लीजिए। मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक, पहली अनुसूची में ये बताया गया है कि भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, वो नाम लिखे हुए हैं। पहले समझिए थोड़ा सा एक चीज़, ये संविधान में जो भाग दिया हुआ है ना, भाग 1 से लेकर 22 तक, ये चैप्टर हैं। जैसे संविधान एक पुस्तक मान लीजिए, तो उस पुस्तक में जो भाग हैं वो चैप्टर हैं। जैसे भाग पहला चैप्टर है, भाग दूसरा, भाग तीसरा। भाग तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? भाग तीसरा चैप्टर क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार चैप्टर का नाम क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ कंटेंट लिखा होगा, तो कंटेंट क्या लिखा होता है? वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आर्टिकल्स की डिटेल लिखी होती है। जैसे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 इसके बारे में पूरी बात लिखी है, आर्टिकल 13 की पूरी बात लिखी है, ये सब लिखा है। ठीक है, तो अनुसूचियाँ क्या हैं भैया? बीच बीच में ऐसे आर्टिकल आ जाते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अलग से लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अनुसूचियाँ बनाई गई। जैसे संविधान का भाग 1 आप देखेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये देखिए संविधान का भाग 1 चैप्टर नंबर 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें जब आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे, इसमें आप लिखेंगे
कि भारत, इसमें देखेंगे आप लिखा हुआ है कि भारत का क्या क्या हिस्सा है। भारत में जितने राज्य हैं वो भारत के हिस्से हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश वो भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। और भारत जिस भी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, मान लीजिए पाकिस्तान को जीत लेता है तो वो भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो भारत में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में कि भारत में जितने राज्य हैं वो भारत के हिस्से हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं ये आर्टिकल 1 में नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए अनुसूची स्पेशल बनाई गई, अनुसूची बनाई गई कि हाँ भैया, जो संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 जो है वो कह रहा है कि जो भी राज्य हैं वो हमारे हिस्से हैं। तो वो राज्य कितने हैं उनके बारे में अनुसूची 1 में लिखा गया है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची में जो हमारे भारत के अंदर जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनको वेतन कितना मिलेगा, पेंशन कितनी दी जाएगी, वो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है। और तीसरी अनुसूची में जो वो पदाधिकारी हैं उनको पद ग्रहण करते समय क्या शपथ लेनी है, उस शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में लिखा हुआ है। चौथी अनुसूची, इसमें जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, उन सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और पांचवी अनुसूची, ये हमारे देश के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्रशासन कैसा होगा, नियंत्रण कैसा होगा, वो पांचवी अनुसूची में लिखा हुआ है। इसके अलावा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य, इन 4 राज्यों में बहुत सारे जनजाति लोग रहते हैं। तो उन जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, ये पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सब में बताया गया है कि भैया संघ सूची में ये विषय हैं, राज्य सूची में ये विषय हैं और समवर्ती सूची में ये विषय हैं। इसके अलावा 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली है, वो भाषाएं कौन कौन सी है वो 8वीं अनुसूची में पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो अभी 4 जो अनुसूचियां हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं, ये कब कब जोड़ी गई ये समझ लीजिए। 9वीं अनुसूची के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तब जोड़ी गई थी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या था कि मतलब ये समझ लीजिए मोटे तौर पर कि हमारे यहाँ ज़मींदारी प्रथा थी ना, तो ज़मींदारी प्रथा में क्या हो रहा था कि किसी के पास कोई खेत नहीं था, किसी के पास बहुत सारे खेत थे कि 2-2, 3-3 गांव खेत थे। तो उन सब असमानता को दूर करने के लिए ये 9वीं अनुसूची लाई गई थी, ठीक, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख करने के लिए। और 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल से संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है इसमें। जो भी जैसे कोई सांसद है या कोई आपका विधायक है, एक पार्टी से जीत कर आता है लेकिन बाद में अपना दल बदल लेता है, तो ये सब रोकने के लिए दल बदल जो कानून है, प्रावधान है, वो 10वीं अनुसूची में लिखे गए हैं कि हाँ भैया ऐसा करोगे तो आपके लिए यह सज़ा है, ऐसा आप नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, सब कुछ 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसके तहत भारत में पंचायती जो राज व्यवस्था उसको कानूनी दर्जा मिला था। उस पंचायती राज व्यवस्था में जो उन पंचायतों को क्या काम करना है, किन किन विषयों पर काम करना है, वो विषय यहाँ पर लिखे गए हैं। 29 विषय लिखे गए हैं। जैसे इस विषयों में ये लिखा हुआ है कि सड़कें बनानी है, नालियाँ बनानी हैं, और स्कूलों में मतलब जो गांव में सफाई करवानी है, ये सब बातें, ये 29 विषय पूरे डिटेल में 11वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। ऐसे ही 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें 18 विषय लिखे गए जो नगर पालिकाओं को काम करना है जिन पर। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इनमें से आप मौलिक अधिकार जो है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीसरा भाग हमें पढ़ना है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। तो सबसे पहले जानिए मौलिक अधिकारों को
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, अब इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सबसे पहले प्रकार का मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल हैं, 5 प्रकार की समानताएं हैं। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। और चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आर्टिकल 29 और 30। और सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार खुद में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है सिंपल तरीके से। 12 से 12 और 13 आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार यहाँ पर 14 से शुरू किए गए हैं, लेकिन हमने बताया आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो 12 और 13 क्या है वही मैं बता रहा हूँ। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे ये मौलिक अधिकार है, इसमें राज्य लिखा हुआ है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये राज्य है क्या? उस राज्य की परिभाषा दी गई है कि भैया राज्य मतलब केंद्र सरकार भी है, भारत की संसद भी है। मतलब केंद्र सरकार भी ये किसी के साथ असमानता नहीं करेगा, और भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएँ, पंचायत और जो गैर संवैधानिक अथॉरिटीज़ हैं LIC, ONGC, सेल, ये सब इसी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि ये सब आपके मौलिक अधिकारों से आपको वंचित नहीं कर सकती हैं। उसके बाद आर्टिकल 14 आ गया। आर्टिकल 14 में ये लिखा कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। कानून के सामने सब बराबर होंगे। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे। उसके बाद ये भी शब्द लिखा है विधियों के समान संरक्षण। मतलब ये विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये है कि भैया अगर परिस्थितियाँ सेम होंगी तब कानून के सामने सब बराबर होंगे। अगर परिस्थितियाँ समान नहीं हैं तब कानून के सामने ज़रूरी नहीं समान होंगे। जैसे एक गरीब है, एक बहुत अमीर है, अब टैक्स लेने की बारी आई। अब वहाँ पर ये नहीं लागू करेंगे कि भैया कानून के सामने सब बराबर हैं, दोनों जने बराबर टैक्स दो। नहीं, वहाँ पर दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो जो अमीर है उसे टैक्स लिया जा सकता है और जो गरीब है उसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये 2 शब्द लिखे हुए हैं। जहाँ जैसी सुविधा होती है वैसे यूज़ किया जाता है। जब परिस्थितियाँ समान हैं तब कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर परिस्थितियाँ समान नहीं हैं तब भेदभाव किया जा सकता है। अगर ये शब्द ना होता ना विधियों के समान संरक्षण, तो आप समझ लीजिए कि तब ये जो आरक्षण और रक्षण है ये कुछ ना हुआ होता। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से कॉपी किया है, और विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका से ये शब्द कॉपी किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा इन आधारों पर: धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर। इसके अलावा किसी दूसरे आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, भेदभाव किया जा सकता है दूसरे आधार पर। आर्टिकल 16 इसमें ये कहा गया है कि राज्य के अंदर अधीन जो भी नौकरियां हैं उन पर सबको समान अवसर दिए जाएंगे। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के आधार पर। लेकिन अपवाद है, SC, ST, OBC को आरक्षण दिया जाता है नौकरियों में, उसका भी कारण है। उसके बाद आर्टिकल 17 छुआछूत को दूर करने के लिए, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कहा गया है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। मतलब कोई भी राज बहादुर, राजा महाराजा जो पहले उपाधि हुआ करती थी ना, वो नहीं लगाएगा। हाँ, अगर आपने पढ़ाई की है, इंजीनियर, डॉक्टर हो, तो आप
उपाधि लगा सकते हो, वो टाइटल लगा सकते हो, क्योंकि वो आपकी कमाई है। ठीक है, कोई सेना में है तो वो जो रैंकिंग है उसकी, वो उसके हिसाब से वो टाइटल लगाता है, कैप्टन, मेजर, ये लगा सकता है। उसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। ये अब दूसरे प्रकार का अधिकार आ गया, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। इसमें आर्टिकल 19 सबसे पहले है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप भाषण दे सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। और याद रखिए, प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसी में आती है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो उनका मौलिक अधिकार है, वो इसी में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आपका मौलिक अधिकार है शांतिपूर्वक आप सम्मेलन बुला सकते हैं, लेकिन याद रखिए शांतिपूर्वक। इसके अलावा तीसरा प्रकार का इसमें है कि आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, जैसे आरएसएस ग्रुप है, या सहकारी समिति या संगम बना सकते हैं। और चौथा है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली। और पांचवा है आपको कहीं भी निवास करने का अधिकार है, भारत के अंदर कहीं भी निवास करने का अधिकार है। और ये जो आपका एफ था, छठवां टाइप का, संपत्ति से संबंधित था, कि आपका मौलिक अधिकार है, किसी को खरीदिए, जो मर्जी बेचिए, लेकिन ये अब हटा दिया गया यहाँ से, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब छठवां ये हो गया है कि कोई भी व्यापार आप अपना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई कारोबार अपना सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। और 20 दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार, मतलब ये देखिए, अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है उसके पास भी मौलिक अधिकार होते हैं। 3 प्रकार के उसके पास मौलिक अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। जैसे कल की डेट में कोई कानून रहा होगा कि भैया पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना अपराध है, लेकिन आज नहीं है, आज मैं धूम्रपान कर रहा हूँ तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो मतलब जिस समय कोई काम किया है, अगर वो काम उस समय चल रहे कानून के खिलाफ है या अपराध की श्रेणी में आता है, तभी सज़ा मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि भैया 5 साल पहले इस पे सज़ा थी या 5 साल बाद इस पे सज़ा हो गई है, तो उस हिसाब से सज़ा नहीं दी जाएगी। आज मान लीजिए पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना अपराध नहीं है, मेरा वीडियो किसी ने बना लिया और 10 साल के बाद अपराध हो गया, और 10 साल के बाद सरकार के सामने गया कि देखिए ये पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान कर रहा है। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि भैया ये 10 साल पहले का वीडियो है, तब मेरा जो है मुझे जेल में नहीं भेजा जाएगा। ठीक। और दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक बार अपराध आपने किया है तो उसकी सज़ा आपको एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक सज़ा के लिए आपको 2-2 बार, एक अपराध के लिए 2-2 बार जेल भेजा जाए, नहीं। इसके अलावा जो भी अपराधी है वो मजबूर नहीं किया जा सकता कि खुद के खिलाफ गवाही दे, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अपनी मर्जी से गवाही देना चाहता है तो वो दे सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो व्यक्ति के प्राण और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तभी पहुंचा सकती है अगर वो ऐसा काम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कर रही हो। मतलब अगर किसी व्यक्ति के प्राण और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए कानून होना चाहिए कि हाँ भैया इसने कोई काम किया है, अपराध किया है, अगर उस अपराध की सज़ा फांसी है तब तो सरकार या राज्य उसको फांसी दे सकती है, उसके प्राणों को छीन सकती है। ठीक है, अगर राज्य या सरकार आपके प्राण या आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है तो वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कानून होगा जो उनको पावर दे रहा है ऐसा करने के लिए, इसके अलावा वो नहीं कर सकते हैं। ठीक, इवन आप लोग भी अपने शरीर और अपने प्राण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब आत्महत्या करना भी अपराध है, आत्महत्या करना भी अपराध है। जो आत्महत्या करता पकड़ा गया उसको सज़ा भी हो सकती है।
तो आर्टिकल 21 ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा बार इसमें छेड़खानी की गई है। इसमें समय समय पर बहुत सारी बातें जोड़ी गई हैं, जैसे इसमें जोड़ा गया है कि विदेश जाने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, तब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें ये कहा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं इनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ये उनका मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और कैद से संरक्षण, मतलब ये समझ लीजिए कि गिरफ्तारियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरी निवारक निरोध। मतलब ऐसी एक गिरफ्तारी होती है कि जिसमें आपने अपराध कर दिया है तब उसके लिए आपको कैद किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसी कैद होती है, ऐसी गिरफ्तारी होती है जिसमें अभी आपने कोई अपराध नहीं किया है, बस ये उम्मीद है कि भैया आप कोई आगे फ्यूचर अपराध कर देंगे, उसके लिए आपको पहले ही जेल में डाल दिया गया है। जैसे आर्टिकल 370 हटाते समय केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जो नेता थे जम्मू कश्मीर को, उनको पहले से ही जेल में डाल दिया। उन्होंने अभी कोई अपराध किया नहीं था, पहले से डाल दिया। 2 प्रकार की गिरफ्तारियां होती हैं। तो इन दोनों में आपके पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, वही आर्टिकल 22 बता रहा है। ठीक, तो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इस एग्ज़ाम के लिए। वैसे मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। और उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, ये शोषण की बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, आपको धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित ये अधिकार देता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कि मतलब आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है और आर्टिकल 30 में कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की छूट है आपको, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को। आर्टिकल 31 तो हटा दिया गया है और आर्टिकल 32 ये मौलिक अधिकार है आपका, कि आपके अगर मौलिक अधिकार आपसे वंचित किए जाते हैं या छीने जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 आपको देता है ये अधिकार, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, और ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको भारत की आत्मा बताया है, आत्मा और हृदय बताया है। हमारे संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, ये आर्टिकल 32। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप प्रस्तावना बताएंगे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ जाएगा तो आप आर्टिकल 32 को बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, ये आयरलैंड से कॉपी किया है। ठीक, इसमें जो है आप पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ऐसी बातें हैं, इनको अगर कोई सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार फॉलो करे ना, तो एक बहुत अच्छे राष्ट्र की, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, और राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। तो इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ये मैं PDF दे दूंगा, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें मोटे तौर पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी इसमें। ठीक है, इसके अलावा 44 इम्पोर्टेंट है, ये कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता। ठीक, और आर्टिकल 45 बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें संशोधन भी हुआ है। पहले इसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखरेख शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन अभी 6 वर्ष कर दिया गया है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा ये आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल 50 और 51 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 50 और 51 कार्यपालिका और न्यायपालिका
का अलग होना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से स्वतंत्र होना आर्टिकल 50 में बात की गई है। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है। और याद रखिए, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में यही बहुत बड़ा अंतर है कि मौलिक अधिकार अगर आपसे वंचित किए जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी हुई हैं, अगर सरकार उसको पूरा नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये इनको बताया गया है, ये बातें इनको बताई गई हैं कि अगर ऐसा सा काम आप करोगे तो एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। लेकिन अगर आप कर पाओ तब, अगर आप आर्थिक तौर पर सक्षम हो, कर पाओ तब करो, नहीं करना चाहो मत करो। ठीक। इसके बाद मौलिक कर्तव्य बच्चों, ये संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, और इससे संबंधित आर्टिकल 51A है। रूस के संविधान से कॉपी किया है। 42वां संविधान 1976 में हुआ था ना संविधान संशोधन, तब इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति, आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो उन्होंने ही कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए, तो जोड़ दिया गया। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तब जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति के बारे में देखना है आपको। राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री ही है, क्योंकि आप देख लीजिए मेन शक्तियों को जो एंजॉय करता है, यूज़ करता है, प्रधानमंत्री करता है। और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति संबंधित ये आर्टिकल आपको इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान किया गया है। अर्थात आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की पोस्ट का प्रावधान किया गया है। 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ बताई गई हैं। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। और आर्टिकल 55 में चुनाव का तरीका कैसे होगा, कैसे चुनाव होगा, ये तरीका बताया गया है। और 56 में कार्यकाल बताया गया, इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल है। 57 में बताया गया कि दोबारा से जो राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनाया जा सकता है, जितनी मर्जी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है व्यक्ति, अगर बार बार जीतता आए तब। 58 में योग्यता बताई गई है। 58 में योग्यता बताई गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। 59 में कुछ कंडीशन है। और 60 में शपथ की बात की गई है। शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और 61 में महाभियोग की बात की गई है कि इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। एक एक करके समझ लेते हैं। राष्ट्रपति अगर बनना है तो सबसे पहले योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो। और याद रखिए हमारे संविधान में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री ये लाभ के पद नहीं है। लाभ का पद वो पद होता है जिसको काम करने के लिए आपको सैलरी मिले। भले ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों को सैलरी मिलती है, लेकिन लाभ के पद पर ये नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का उम्मीदवार अगर आपको बनना है तो कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए, और वो लोग ऐसे तैसे नहीं, विधायक या सांसद होने चाहिए। 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखें और 50 लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले हों, तो लगभग 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। निर्वाचन का उल्लेख आर्टिकल 54 में किया गया है कि भैया इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। याद रखिए निर्वाचित सदस्य, जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। ठीक है। दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। ये है। इसके अलावा आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीके की बात की गई है कि ये तरीका क्या होगा। ठीक है। तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये बताया गया है पूरा डिटेल में। आर्टिकल 56
राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल है, जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से 5 वर्ष जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 57, एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अगर बाई चांस मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो वरिष्ठ सबसे न्यायाधीश हैं वो शपथ दिला देंगे। इसके अलावा आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के कुछ शक्तियों की बात की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, वो आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। कैग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 148 में पावर दी गई है उनको। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, प्रशासक भी उनको कहते हैं कहीं कहीं, तो आर्टिकल 155 के तहत ये पावर दी गई है, उनको नियुक्त करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 316 में पावर दी गई है उनको। लेकिन याद रखिएगा, ये जो पावर का इस्तेमाल करते हैं ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। जो मंत्रिपरिषद मतलब जो सरकार कहती है वही करते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग और उनके मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति यही करते हैं। राष्ट्रपति ही संसद आहूत कराता है और 17वां मतलब जो सत्र को समाप्त करता है यही करता है, इसी कहने पर होती है। और लोकसभा को विघटित भी ये कर सकता है। लोकसभा को विघटित मतलब भंग कर देना। ये आमतौर पर तब होता है जब जो सत्ता में सरकार होती है उसको लगता है कि भैया मेरे पास अब नंबर नहीं रह गए हैं, बहुमत नहीं है, तो वो चुपके से राष्ट्रपति को बोल देते हैं कि भैया आप भंग कर दीजिए, लोकसभा भंग कर दीजिए। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो दोबारा से चुनाव होंगे। लेकिन होता क्या है, ओपोजिशन वालों को पता लग जाता है, वो तुरंत जाकर राष्ट्रपति को कहते हैं कि इनके पास नंबर नहीं है तो आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। ठीक है। इससे सरकार गिर जाती है। राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन में जाकर या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं या कुछ संदेश भिजवा सकते हैं। आर्टिकल 86 में ये पावर दी गई है। अगर किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये पावर आर्टिकल 108 में दिया गया है। ऐसा अभी तक 3 बार हो चुका है। दहेज निरोधक विधेयक आया था 1961 में, तब बुलाई गई थी। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक आया था 1978 में, तब बुलाई गई थी। आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 आया था, तब बुलाई गई थी। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि जैसे कोई भी बिल संसद से पास होकर आ गया तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो साइन कर दें, साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा, वो एक बार पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा सकते हैं, लेकिन अगर संसद ने दोबारा से लौटा दिया तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। और तीसरा, वीटो पावर, ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये भी निषेधाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब ना हाँ कहें ना कहें, सुरक्षित अपने पास रख लें। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत है। ये आमतौर पर तब होता है जब संसद नहीं चल रही होती है, कोई सत्र नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की भी पावर है, आर्टिकल 72 में दी गई है। वो किसी को अगर सजाएं मौत मिली है ना, उसको भी माफ़ कर सकते हैं या किसी की सज़ा कम कर सकते हैं। और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। और तीनों सेना प्रमुख की नियुक्ति भी यही करते हैं। युद्ध की घोषणा, युद्ध की समाप्ति यही करते हैं। ठीक। राष्ट्रपति ही आपातकालीन की घोषणा करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत
वो कर सकते हैं। राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल भी वो लागू कर सकते हैं आर्टिकल 360 के तहत। ये भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट है। ये PDF मैं दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक। अब प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। योग्यता यही है कि प्रधानमंत्री अगर कोई है तो ये ज़रूरी है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा। अगर बाई चांस नहीं भी है तो वो प्रधानमंत्री तो बन सकता है, शपथ ग्रहण कर सकता है, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण करेगा उसके 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री पद से वो हटना पड़ेगा उसको। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री सब हैं, प्रधानमंत्री की लिस्ट है। ठीक है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। महान्यायवादी बच्चों भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। जैसे हमको केस करना है कि किसी खिलाफ, तो हमको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही भारत सरकार के खिलाफ बहुत सारे केस होते रहते हैं ना, तो भारत सरकार को भी एक वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए महान्यायवादी होते हैं। ठीक। यही भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी अथवा प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, अर्थात ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है। आर्टिकल 76 में नियुक्ति की बात की गई है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, क्योंकि सरकार को ही काम करवाना है। योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही महान्यायवादी की योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक सरकार चाहेगी तब तक ये रखेंगे। ठीक है। अगर सरकार को लगेगा इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई लाभ के नहीं, तो राष्ट्रपति को कह के इनको हटवा देंगे। इनके कर्तव्य और कार्य भारत सरकार के लिए ही काम करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है। ठीक। और पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ऐसा आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। संसद, लोकसभा में, ये लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन या लोगों का सदन कहते हैं। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, आर्टिकल 81 में पूरी चीज़ बताई गई है कि प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा आम जनता इसमें हिस्सा लेगी। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई जाएगी, मतलब अग्रिम ही विजेता। जैसे 10 लोग खड़े हैं, इनमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वही जीत जाएगा, वही बता रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट द प्रणाली। कार्यकाल, इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन पहले भी भंग हो सकती है लोकसभा। अगर पहले भंग हो गई तो कार्यकाल कम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कार्यकाल 5 वर्ष का है एक बार में। ठीक है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई तो कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कि इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर ना परमानेंटली 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये फिर से ठीक किया गया, 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष ही कर दिया था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक, 25 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा स्पीकर, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर याद रखिए, ये जो आपके ओम बिरला हैं। पहले लोकसभा स्पीकर वासुदेव मावलंकर थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब इनका काम एक तरीके से टीचर हैं, ये जो लोकसभा का सदस्य हैं, कौन कब बोलेगा, कितना बोलेगा, ये निर्धारित करेंगे। ठीक है। कार्यवाही का संचालन करेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे, इनको ये बताया गया है आर्टिकल 100 के 4थे क्लॉज में कि भैया अगर लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/10वां हिस्सा उपस्थित है, अर्थात गणपूर्ति, कोरम पूरा है, तभी बैठक चलाइए।
1/10वां हिस्सा से कम है तब आप बैठक मत चलाइए। जैसे 545 सदस्य होते हैं तो मतलब कम से कम 55 सदस्य उपस्थित हैं तभी बैठक होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये 2 सदनों की संयुक्त अधिवेशन जो होंगे उसकी अध्यक्षता यही करेंगे। जब राष्ट्रपति 2 सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता यही करते हैं। और कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं यही निर्धारित करेंगे। निर्णायक वोट करने का अधिकार इनको मिला है कि आर्टिकल 100 के पहले क्लॉज में जैसे किसी विधेयक को लेकर वोटिंग हो रही है तो उसमें हिस्सा तो आम तौर पर नहीं लेते ही, लेकिन अगर पक्ष विपक्ष बराबर हो जाए तब ये निर्णायक वोट कर सकते हैं। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान में नेता प्रतिपक्ष को कोई भी दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन 1971 में संसद ने कानून बनाया और जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष की जो पार्टी है, उन्होंने जिसको अपना नेता चुना है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर उसका स्तर होता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। अब राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं। आर्टिकल 80 में गठन और निर्वाचन की बात की गई है। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है ये। ठीक है। कार्यकाल इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। याद रखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती है। जैसे लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है ना, ये कभी भंग नहीं होती है। बस इतना है कि हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और नए 1/3 सदस्य आते हैं। तो हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसका खुद का सभा का कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक। सबसे पहले राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसका नाम पहले राज्यसभा नहीं था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसका नाम था पहले। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो। सभापति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं देश के, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। भले ही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष है। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है देश के, वही तो सभापति होते हैं। तो इसलिए सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। आप जानते हैं क्योंकि वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। अब फिलहाल ये हट जाएंगे क्योंकि चुनाव होने वाला है। ठीक है। विशेष शक्तियाँ, राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियाँ हैं, एक आर्टिकल 312 के तहत और आर्टिकल 349 के तहत। आर्टिकल 312 के तहत ये पावर है कि अगर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, अगर कोई नई इस प्रकार की कोई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो सबसे पहले राज्यसभा मंजूरी देगी। राज्यसभा खुद 2/3 बहुमत से पास करेगी, तब जाकर ये गठन करने का अधिकार मिलेगा संसद को, केंद्र सरकार को। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 249 के तहत ये कहा गया है कि राज्यसभा के पास विशेष अधिकार है। वैसे तो जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर तो कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा ये पावर दे देती है, मतलब खुद राज्यसभा में ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है और ये घोषित कर दिया जाता है कि भैया राज्य सूची का ये वाला विषय नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रीय महत्व के लिए ज़रूरी है, तो 1 साल के लिए उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है संसद को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय।
28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो उस समय हरिलाल जेकानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वर्तमान में एन.वी. रमन्ना है। और आर्टिकल 124 बहुत बड़ा है। आर्टिकल 124 में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके बारे में भी बहुत प्रावधान कर रखे हैं, कैसे हटेंगे, इनको शपथ क्या होगी, सब उसी में कर रखा है प्रावधान। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन परंपरा ये चलती आ रही है कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं ना, उनको चुन लेते हैं। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और सबसे अधिक समय तक वाई.वी. चंद्रचूड़। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है, 65 वर्ष की आयु तक आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह सकते हैं। योग्यता भी आर्टिकल 124 में कही गई है। क्या योग्यता है भैया? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से या तो न्यायाधीश हो, या किसी हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 वर्षों तक उसने वकालत कर रखी हो, या राष्ट्रपति की नज़र से वो कानून का अच्छा जानकार हो। अभी इस तरीके से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाया गया। शपथ की भी बात आर्टिकल 124 में ही की गई है। ठीक है, न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक, या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अधिकृत कर दें वो शपथ दिलाता है। तो व्यवहार में होता क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को पावर देते हैं कि भैया बाकी अन्य न्यायाधीशों को आप शपथ दिला दीजिए। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2.5 लाख है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,80,000 है। और इनका वेतन जो है किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता अगर ये पद पर बने हैं, क्योंकि अगर कम कर सकते हैं इसका वेतन तो हो सकता है सरकार ब्लैकमेल कर ले वेतन के नाम पर, ये गलत डिसीजन दे दें। सरकार ब्लैकमेल कर ले कि भैया अगर आप डिसीजन सही हमारे हिसाब से नहीं दोगे तो आपका मैं वेतन कम कर दूंगा, इसी प्रकार, ठीक। और रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार और या किसी भी राज्य के अधीन कोई लाभ के पद पर ये नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ना ही किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। आर्टिकल 126 में ये कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीशों का जो पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को वो मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक। वैसे तो आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय में सारी जो कार्रवाइयाँ होती है वो अंग्रेजी भाषा में होती हैं। आर्टिकल 348 में ये लिखा हुआ है। न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 124 में ही प्रावधान कर रखा है कि मतलब लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए ये बहुमत, ठीक है। अब राज्यपाल, आर्टिकल 155 में नियुक्ति की बात की गई है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। शपथ इनको कौन दिलाएगा? जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य के राज्यपाल है ना, उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। और राज्यपाल और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और कल्याण, लोगों के कल्याण करने की शपथ लेते हैं। अब विधानसभा बच्चों, जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित मुख्य बातें, योग्यता क्या होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, वो आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है। हालांकि आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता बताई गई है, मतलब विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों की। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ 30 वर्ष कर लोगे तो विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल, आर्टिकल 172 में विधानसभा विधान परिषद दोनों का कार्यकाल बताया है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक।
लेकिन अगर पहले भंग हो जाती है तो पहले भंग हो सकती है। सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है भैया? विधानसभा के, विधान परिषद के राज्यपाल, या राज्यपाल जिस व्यक्ति को अधिकार दे दे वो शपथ दिलाएगा। व्यवहार में होता ये है कि जो राज्यपाल होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देते हैं और वो प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में सभी सदस्यों को शपथ दिला देता है। गणपूर्ति, अब देखिए विधानसभा विधान परिषद की बैठकें तभी होगी जब 1/10वां हिस्सा कम से कम उपस्थित होंगे। ठीक, अब विधान परिषद की बात करते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव कैसा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6वां हिस्सा राज्यपाल चुनते हैं। 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है और 1/3 अन्य हिस्सा जो उस राज्य की पंचायत नगर पालिका के सदस्य हैं ना वो चुनते हैं। और 1/12वां हिस्सा उस राज्य में जो सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक हैं वो चुनते हैं। और 1/12वां हिस्सा जो ग्रेजुएट्स हैं मतलब उस राज्य के वो चुनते हैं। ठीक है। और कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल, इसमें भी हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे तो इसके भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। लेकिन याद रखिएगा ये विधान परिषद स्थायी सदन नहीं होता है। अगर इसको चाहें तो विधान परिषद को समाप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए लोग विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके बाद संसद में पेश होगा, संसद में भी पास हो गया तो उस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर विधान परिषद ला भी सकते हैं। पहले विधानसभा में प्रस्ताव पेश हो, वो पास हो जाए, फिर लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पास हो जाएगा तो विधान परिषद गठित किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता वही सेम है, बस 30 वर्ष यहाँ हो जाएगा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में देख लीजिए आर्टिकल 214 के तहत हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये प्रावधान कर रखा है। लेकिन वर्तमान में 25 ही हाई कोर्ट हैं। अभी 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनवाया गया था। ठीक है, लेकिन वहीं आर्टिकल 231 ये कह देता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसलिए भले ही 25 हाई कोर्ट हैं लेकिन सब राज्य, सब केंद्र शासित प्रदेशों को उनमें एडजस्ट कर लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 230 कहता है कि किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है, कि मतलब वही हाई कोर्ट केंद्र शासित प्रदेश का भी कॉमन हो सकता है। देख लीजिए बाकी 25 हाई कोर्टों में से ये वो हाई कोर्ट हैं जो किसी न किसी राज्य या किसी न किसी केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करते हैं, खुद का नहीं है। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है। यह चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए है। बम्बई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली इनके लिए है। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु, पुदुचेरी के लिए है। कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी यही हाई कोर्ट है। एर्नाकुलम हाई कोर्ट केरल, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम इन सब के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है। आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और आर्टिकल 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, योग्यता क्या है, पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। योग्यता देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी ना की हो, क्योंकि 62 वर्ष की आयु में हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। और दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में किसी न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है, या किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इन दोनों में से कोई कंडीशन पूरी कर चुका हो। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 217 में ही है। ये वैसे ही हटाए जा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, सेम प्रक्रिया है।
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा ये बताया गया है। राज्यपाल या राज्यपाल जिसको अधिकृत करते हैं वो शपथ दिलाएगा। आमतौर पर होता क्या है कि राज्यपाल जो होते हैं ना वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और पावर दे देते हैं मुख्य न्यायाधीश को कि बाकी अन्य न्यायाधीशों को वो शपथ दिला दें। और न्यायाधीश जो होते हैं वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। आर्टिकल 220 ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते हैं, वकील के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। लेकिन उस हाई कोर्ट में भी नहीं दे सकते जहाँ जहाँ वो न्यायाधीश रहे हों। जहाँ पर न्यायाधीश नहीं रहे वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक। और आर्टिकल 221 में वेतन की बात की गई है कि इनका जो वेतन है ना वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, जिस राज्य के ये न्यायाधीश हैं। लेकिन याद रखिए इनको जो पेंशन है ना वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि कोई न्यायाधीश मान लो आज यूपी में है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कल को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हो जाए, तो जब वो रिटायर हो तो चंडीगढ़ वाले कहें कि नहीं भैया हम जो है हम नहीं दे पाएंगे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो आपका पंजाब हरियाणा ये सब राज्य कहें कि हम नहीं वेतन दे पाएंगे, इनको पेंशन दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने काम तो उत्तर प्रदेश में किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया है। इसी कारण से ऐसी परिस्थिति न आए तो भारत के संचित निधि से इनको पेंशन दी जाती है और पद पर रहते हुए इनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। अब स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाएँ, ये समझते हैं। ये आज का आखिरी टॉपिक है। लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखिए। लॉर्ड रिपन भारत का जो वायसराय था 1880 से 1884 तक, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इसने 1882 में ज़िले के अंदर बोर्ड की स्थापना की थी। वो उनको पावर दी थी, वो एक तरीके से स्थानीय निकाय का कार्य करती थी। और गांधी जी भी कहते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो संविधान सभा में भी जो आपकी ये जो स्थानीय स्वशासन है, गाँव में जो पंचायतें हैं, इनको लाने की बात की थी। संविधान सभा में बोला था कि इनको कानूनी दर्जा होनी चाहिए, कि मतलब गाँव में पंचायतें होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था अगर ऐसा हुआ तो जो गांव का मुखिया होगा वो शोषण करेगा। तो इस कारण से ये रास्ता निकाला गया कि भैया इसको हम आर्टिकल 40 में रख देते हैं। आर्टिकल 40 में रख देते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन की बात डीपीएसपी में की गई है, कि मतलब डीपीएसपी में जो बात होगी वो कंपलसरी होगी नहीं। जिस राज्य का मन कहेगा वो राज्य गांव में पंचायत गठित करेगा। ठीक है। उसके बाद लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि भैया गांव में पंचायत होनी ही चाहिए, इसलिए समय समय पर अलग अलग समितियों का गठन किया गया, उनसे सुझाव मांगे गए। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। इन्होंने कहा कि भैया आप जो है ना 3 स्तर की पंचायत का गठन कीजिए, 3 स्तर की पंचायत का गठन कीजिए। इनका ये कहना था कि आप जो शक्तियां हैं उसको छोटे स्तर पर बांट दीजिए, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया। कि मतलब जो शक्तियां हैं जैसे राज्य के पास, केंद्र के पास है, फिर राज्य के पास, ऐसे ही बांटकर आप छोटे निकाय को दे दीजिए। जैसे मतलब पंचायतों को, नगर पालिकाओं को दे दीजिए। ठीक है, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइज कर दीजिए आप। बलवंत राय मेहता ने कहा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता के अनुसार किस प्रकार की पंचायत की व्यवस्था की गई थी, सुझाव दिया गया था। तो त्रिस्तरीय इन्होंने कहा था कि गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए
और जो पंचायत समिति या जनपद पंचायत होनी चाहिए जो ब्लॉक लेवल पर, मतलब कई सारे गांवों को मिलाकर ब्लॉक बनते हैं और कई सारे ब्लॉक को मिलाकर एक ज़िला बनता है, और ज़िले लेवल पर ज़िला पंचायत होनी चाहिए। और आज की डेट में यही सिस्टम अपनाया गया ना, आपके गांव में ग्राम पंचायत है और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, ज़िले लेवल पर ज़िला पंचायत होती है। और भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार तो कर लिया था और राज्यों को बोल भी दिया था कि भैया आप जो ये सुझाव हैं उस हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था लागू कीजिए, लेकिन अभी भी कंपलसरी नहीं दिया था, मतलब संवैधानिक दर्जा नहीं बनाया था, मतलब संविधान में नहीं लिखा था कि ये कंपलसरी है कि हर राज्य को अपने गांव में पंचायत का गठन करना है। तो कई राज्यों ने किए और कई राज्यों ने नहीं, बहुत राज्यों ने नहीं किए। तो राजस्थान वो पहला राज्य बना जिसने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर ज़िले में एक गांव था बगदरी गांव, वहां पर पंचायतों का गठन किया। लेकिन ये सक्सेस हो नहीं पाया क्योंकि सब नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ लोग कर रहे थे। तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। इन्होंने 2 स्तर की पंचायत का गठन करने की बात की, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। गांव में नहीं कहा इन्होंने कहा ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। और इन्होंने कहा उसका कार्यकाल भी 4 वर्ष होना चाहिए। जो ये पंचायतें हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए और इनको टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए ताकि ये खुद टैक्स वसूलें और इनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर निर्भर ना रहना पड़े। और बोला इन पंचायतों के लिए अलग से वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, SC ST के लिए यहाँ पर आरक्षण भी होना चाहिए और ग्राम न्यायालय का भी गठन होना चाहिए कि जो न्याय कर सके लोगों के साथ। लेकिन 1779 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है तो ये सिफारिशें कभी मंजूर नहीं हो पाती हैं। तो ये अशोक मेहता की सिफारिश जो है ये बेकार हो गई। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आती है तो वो LM सिंघवी समिति का गठन करती है 1986 में। ये सुझाव देते हैं कि भैया ये तभी सक्सेस हो पाएगा पंचायतों वाला सिस्टम जब आप इन्हें संवैधानिक दर्जा दोगे, अर्थात संविधान में लिख दोगे कि भैया हर गांव में पंचायत गठित करना कंपलसरी है, तभी सक्सेस हो पाएगा। और इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, वही त्रिस्तरीय मतलब गांव वाला, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो पंचायत संस्थानों को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात कौन सी समिति ने की है? LM सिंघवी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भी कहा कि टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए जो इनका चुनाव करवाए निष्पक्षता पूर्वक, ग्राम न्यायालयों का गठन होना चाहिए कई गाँवों को मिलाकर ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने एक और समिति की गठन की, PK थुंगन समिति। इन्होंने भी कहा कि पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दीजिए तभी काम आएगा और यहाँ पर महिला, SC ST OBC को आरक्षण दीजिए और राज्य वित्त आयोग स्थापित कीजिए, कार्यकाल इनका 5 वर्ष कीजिए। तो यही सब सोच के राजीव गांधी ने ठान लिया कि भैया हाँ अब मैं इनको संवैधानिक दर्जा दूंगा। तो 64वां संविधान संशोधन लेकर आए, राज्यसभा में पारित ही नहीं हो पाया, तो ये पारित नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद VP सिंह की सरकार आई, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो भी कुछ सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आते हैं PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है। अब 73वां संविधान संशोधन ये लेकर आते हैं और ये पास हो जाता है। 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पास होता है, 23 दिसंबर 1992 में फट से राज्यसभा में पास हो जाता है, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति के पास जाता है, फट से साइन कर देते हैं और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में ये लागू हो जाता है। इसी कारण से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, अभी बता ही दिया मैंने। इसके तहत हुआ क्या? इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में क्या बदलाव किए गए? संविधान में भाग 9 पहले खाली था, उसमें लिख दिया गया कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ये सारे प्रावधान कर दिए गए पंचायतों से संबंधित।
इसके अलावा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय लिखे गए कि इस विषयों पर पंचायतों को काम करना है। तो देखिए, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 3 स्तर की पंचायतों का गठन किया गया, जिले लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर, ग्राम लेवल पर। ठीक है, और ग्राम सभा का भी गठन किया गया। ग्राम सभा कुछ नहीं है बच्चों, जो कोई गांव है ना, उस गांव में जितने भी वोटर हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड बना है, वो सभी लोग ग्राम सभा का हिस्सा हैं। 3 स्तर पंचायती व्यवस्था की गई है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है जो पंचायतों नगर पालिकाओं का चुनाव करवाते हैं। ठीक है, तीनों स्तर पर SC ST को आरक्षण है और OBC को जो आरक्षण है वो हर राज्य की सरकार तय कर सकती है कि देना है कि नहीं देना है। महिलाओं को न्यूनतम आरक्षण 1/3 मिलना चाहिए और कई राज्य सरकार ने 1/2 हिस्सा कर रखा, 50% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। ठीक है, OBC को आरक्षण देने के बाद राज्य विधानमंडल पर छोड़ दी है कि जो राज्य है वो चाहे अपने अपने राज्य में OBC को आरक्षण देना चाहे तो दे सकती है। और राज्यपाल के द्वारा हर 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल सब जोड़ दिए गए हैं। आर्टिकल 243, 243A, B, C, D इस तरीके से O तक जोड़ दिए गए हैं पंचायतों में। ठीक है, इसके बाद नगर पालिका, नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ये व्यवस्था है। छोटे शहर हैं वहाँ नगर पंचायत है, थोड़े बड़े शहर हैं वहाँ नगर पालिका, जो बहुत बड़े शहर हैं महानगर हैं वहाँ नगर निगम बनाया गया है। तो यहाँ आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। Z के बाद ZA, ZB, ZC, ZD ये है। ठीक है, इन सभी आर्टिकल में वही प्रावधान किया है, मतलब त्रिस्तरीय होगा, मतलब छोटे शहरों में ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, कार्यकाल कैसा होगा, चुनाव कौन कराएगा, वही सब बातें हैं। और ये 74वां संविधान संशोधन उन्हीं सरकार के द्वारा, PV नरसिम्हा सरकार के द्वारा ही पास हुआ था। एक ही दिन दोनों पास हुए थे। ठीक है, और 1 जून 1993 से ये पूरे देश के शहरों में लागू हो जाता है। इसके तहत आर्टिकल 243P से लेकर ZG तक जोड़ा गया और एक नया भाग जोड़ा गया 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय लिख दिए गए जिस पर इनको काम करना है। 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया गया। छोटे शहर जहाँ की जनसंख्या 10,000 से 20,000, ये उस समय की बात है, 10,000 से 20,000 तक की थी, वहाँ नगर पंचायतें गठित होंगी। जहाँ की जनसंख्या 20,000 से 3 लाख थी वहाँ नगर पालिका परिषद का गठन, जो 3 लाख से 3 अधिक है वहाँ नगर निगम गठित होगा महानगरों में। ठीक है, यहाँ भी जो सदस्य हैं उनका आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, हर यहाँ देखिए नगर पंचायत है, जैसे यहाँ सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे। सदस्यों को पार्षद या सभासद कहते हैं, अध्यक्ष जो हैं वो चेयरमैन कहलाते हैं। ऐसे ही नगर पालिका में भी, नगर निगम में जो अध्यक्ष होते हैं वो मेयर कहलाते हैं। ठीक है, और संसद विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं अगर वो अपनी अपनी शहर के नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के सदस्य होते हैं। 21 वर्ष योग्यता है। अगर सभासद या चेयरमैन बनना है तो 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, लेकिन मेयर बनना है तो 30 वर्ष आयु, मेयर के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष का है, लेकिन समय से पहले अगर भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से चुनाव होंगे। यहाँ भी आरक्षण है SC ST महिलाओं को, और OBC को आरक्षण राज्य की विधानमंडल तय करेगी। महिलाओं को न्यूनतम आरक्षण 1/3 है, लेकिन राज्य की विधानमंडल अगर चाहे तो 50% दे सकती है। ठीक है, इसके बाद निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, इस पर किसी भी सरकार का जोर नहीं है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो राजीव कुमार हैं। ये राजीव कुमार
जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अनूप चंद्र पांडे हैं। तो दोस्तों ये थी जो क्विक रिवीजन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैंने बताए हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, 100 से ज़्यादा लेक्चर हमने पढ़ाए हैं। ये फ़ायदा उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले से पॉलिटिक पढ़ रखा था, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं। तो ये एक बार पढ़ के चले जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से देखना एग्ज़ाम में भर भर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, कम से कम 3-4 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।